हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट की थ्योरी क्लासेस में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट वन के थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में। जो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। जी हाँ दोस्तों, हाँ बच्चों, अभी अभी आप क्लास 12th क्लियर करके आए हैं और कुछ बच्चों के बहुत अच्छी परसेंटेज आए होंगे, कुछ की ठीक ठाक परसेंट्स आए होंगे और कुछ के थोड़े कम भी रहे होंगे। अब हम एक नई पिक्चर की ओर एंटर हो रहे हैं। अब हम एंटर कहाँ हो रहे हैं? कॉलेजेस में। कॉलेजेस में आपका पढ़ने का भी तरीका अलग होगा, पढ़ाने का तरीका अलग होगा और लिखने का तरीका भी अलग होगा। 12th क्लास में स्कूल्स में आप हाफ ईयरली एग्जाम दिया करते थे, फाइनल एग्जाम्स दिया करते थे, मिड टर्म्स दिया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में या फिर कॉलेज लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सिर्फ एक एनुअल एग्जाम होगा जो कि मार्च फर्स्ट वीक के साथ साथ शुरू आपका हो ही जाता है। तब आपके पास 6 पेपर्स आते हैं जिसमें एक थ्योरी पेपर आपका है बिजनेस लॉ, जो कि आता है BADM पार्ट वन के अंदर। अब थ्योरी एग्जाम का पैटर्न थोड़ा आपको मैं समझा दूं, बिकॉज अभी आप नए हैं यूनिवर्सिटी के लिए। आपके पास 100 नंबर का पेपर खुलेगा जिसमें आपको 20 नंबर के कोई भी 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 यूनिट रहेगी और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आपको गिवन रहेंगे जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। मतलब हर 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है यूनिट 1 में। इसी तरह यूनिट 2 में, 3, 4 और 5 के अंदर 5 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स पेपर के 100 हैं, तो पर क्वेश्चन पे आपका मार्क्स जाता है 20 नंबर। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका? 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। 12th में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वहां आपने 8 नंबर से ऊपर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। मैक्सिमम वॉज 8 मार्क्स। 5 का था, एक बार 8 मार्क्स मान लेते हैं। 8 मार्क्स से ऊपर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। यहाँ क्वेश्चन कितने का आ रहा है? 20 नंबर का, मतलब 2.5 गुना ज्यादा मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब अगर मार्क्स 2.5 गुना ज्यादा है, हमें लिखना भी 2.5 गुना ज्यादा पड़ेगा। अगर मार्क्स 2.5 गुना ज्यादा है, हमारी प्रेजेंटेशन भी उतनी ज्यादा रहनी चाहिए और हमारा कंटेंट भी उतना ज्यादा रहना चाहिए। तो किस तरह आंसर को लिखा जाए, किस तरह हम 8 नंबर के क्वेश्चन से 20 नंबर के क्वेश्चन को करने की आदत डालें, वो हम इन सेगमेंट्स में हमको समझाएंगे। हमारी टीम ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए फेवरेट रहे हैं, जो वो पिछले 5 से 7 साल के अंदर बार बार पूछ रही है। हम उन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस विद द वे कि हमें किस तरह उस आंसर को लिखना है प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी हेल्प हो। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको आंसर याद है, आपको पॉइंट्स याद हैं, बट आप फिर भी मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। आप लिखना बहुत अच्छा है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कई बार हमें याद ही नहीं हो पा रहा है। कई बार हम इस बात पे कंफ्यूज हैं कि कितने पेजेस हमें पर आंसर पे देने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आपको इन वीडियोस के अंदर मिलेगा। इस सेगमेंट के पहले पार्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विद द सोल्यूशन, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को करना कैसे है, किस तरह मैं लिख कर आऊँ सो दैट मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, बिकॉज 20 मार्क का क्वेश्चन है। आप ये भी नहीं कर सकते कि बस स्टार्ट किया फर्स्ट पेज से और लास्ट पेज तक लिखते हुए चले गए लगातार, नहीं मार्क्स मिलेंगे। आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन से काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी तरीके से परोसनी पड़ेगी, तब एक्सटर्नल आपको नंबर देगा। बिकॉज अगर आपने चीज़ें थोड़ी सी भी ढंग से प्रेजेंट कर दी, आपने उसकी मोनोटोनी को तोड़ दिया है, आपने उसकी बोरियत को तोड़ दिया है। जहाँ पे उसकी बोरियत टूटेगी वहाँ आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कैसे बोरियत तोड़नी है? हमारे क्वेश्चन में फ्लो चार्ट होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए, ब्लू ब्लैक का यूज़ होना चाहिए, पेन का, टेबल्स होनी चाहिए। ये सब बातें आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के क्या अधिकार है। क्लास 12th BST आप पढ़ के आ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। लेकिन वहां आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है, जहां पे आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन और पांचों राइट दो दो लाइन के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। अब देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन आपने यूनिवर्सिटी ने भी पूछ लिया। जो चीज आपने आज से 6 महीने पहले पढ़ी थी वही चीज आपको 6 महीने बाद कॉपी में लिख के आनी है, बट अब तरीका बदल जाएगा। उस दिन आपने 5 नंबर के लिए लिखा था, अब आपको वही आंसर 20 नंबर के लिए लिखना है। राइट्स तो बढ़ेंगे नहीं, राइट्स तो वो 5 ही है, कंज्यूमर की डेफिनेशन भी वही 3 लाइनों की है। तो सर अब हम कैसे 20 नंबर लेकर आए, इतने ही कंटेंट से हम 20 नंबर कैसे लेकर आए, वो हमें यह जानना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स बढ़ गए तो आप कंटेंट भी बढ़ाएं।
आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका बढ़ा दीजिए। पहले आप थे, आपने डेफिनेशन और राइट्स लिखे, अब आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे कंज्यूमर की, फिर थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे और फिर राइट्स लिखेंगे। अब सर राइट के अंदर हम इतने पेजेस कैसे भरेंगे? तो आप एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू सेफ्टी है तो उसका एग्जाम्पल दो ना, कि आनंद गया था एसी खरीदने, उसने उस एसी को नहीं खरीदा बिकॉज उसे उसके ऊपर आईएसआई मार्क नहीं दिखा। इस तरह एग्जाम्पल दीजिए, अपने आंसर को एनरिच कीजिए, अपने आंसर के कंटेंट को बढ़ाइए कि देखो स्टूडेंट ने एग्जाम्पल भी दिया है। इस तरह क्या होगा, आपका आंसर और रिच बनेगा, उसका कंटेंट बढ़ेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, चीज़ें वही है, थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करना है जो हम आपको इन वीडियोस के अंदर सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 90% बच्चों को आता है, जिन्हें आता है वो भी देखें कि करना कैसे है, और जिन्हें नहीं आता है वो अभी सीख ले। हाउ टू स्टार्ट द आंसर। सबसे मेन बात, अगर ये वीडियोस बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं बिकॉज हमें आपको सिखाना है आंसर लिखना कैसे है। इसका सोल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सोल्यूशन इज नॉट अ बिग डील। हम यहाँ पर हैं कि आंसर लिखे कैसे, मार्क्स कैसे लाएं थ्योरी के अंदर। तो देखिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कम से कम हाफ पेज आप डिवोट करेंगे कंज्यूमर की मीनिंग को। एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन ब्रीफ, 1 पेज या फिर 75% ऑफ योर पेज शुड बी गिवन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। गए वो दिन, गोन आर द डेज जब आपने कंज्यूमर को समझाया और राइट्स चालू कर दिए। दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। आपको कंज्यूमर समझाने के बाद एक्ट को भी समझाना पड़ेगा कि एक्ट की नीड क्यों आई, ऐसा क्या हो गया कि हमें कंज्यूमर्स के लिए एक्ट बनाना पड़ा, ऐसा क्या कर रहे थे हमारे प्रोड्यूसर्स, ऐसा क्या कर रहे थे हमारे बिजनेसमैन जो हमें कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाना पड़ा। इसे भी आपको थोड़ी लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ड्रॉ अ सूटेबल फ्लो चार्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे हम समझा देंगे। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, एक तो आपका एक पेज कंज्यूम हो गया, दूसरा फायदा आपका डायग्राम थोड़ा सा, आपका आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा। आप बुक्स खरीदेंगे बीकॉम की, आप देखेंगे कितने सारे डायग्राम्स बने हैं, तो उनको पढ़ने में आपको भी इंटरेस्ट आता है। तो इसी तरह की आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने जानी चाहिए ताकि उसे चेक करने में इंटरेस्ट आए। बिकॉज आप जैसी 10 लाख कॉपियाँ उसके पास पड़ी है, तो वो क्यों आपको ही नंबर देगा, बिकॉज आपने ये सब काम किया हो। एक्सप्लेन वेरियस राइट्स, जो भी आपके राइट्स उनको समझाइए। कंक्लूड योर आंसर इन हाफ पेज। अब्रप्टली बंद नहीं करना है आंसर को, जिस तरह हम 12th में करते थे कि 5 राइट खत्म, डबल लाइन खींची, काम कंप्लीट। नहीं, आपको देना पड़ेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे, बहुत हाई फाई कंक्लूजन नहीं देना है, आपको 4 लाइनें बतानी है कि क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने अपनी बहुत ज़्यादा आतताइयाँ बढ़ा दी थी, उन्होंने एट्रोसिटीज़ किया, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया, इसीलिए सरकार इस एक्ट के साथ आई, जिसके बाद अब कंज्यूमर्स के ऊपर जो अत्याचार होने लगे हैं वो कि कम हो गए हैं। दिस इज आवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 4 लाइन भी आपने समझा दी तो इनफ है, बिकॉज एग्जामिनर कंक्लूजन नहीं पढ़ेगा, वो ये देखेगा कि आपने कंक्लूजन डाला है। इट मीन्स आपको एक परफेक्ट आंसर लिखना आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर पढ़ा रखा है आपने, एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। ए कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाई एनी गुड और अवेल्स अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब एक कंज्यूमर कौन होगा, जिसने या तो कोई गुड्स खरीदा होगा या कोई सर्विस हायर की होगी। गुड्स और सर्विस के बीच में क्या अंतर है आपको पता है। गुड्स मतलब हर वो चीज जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट इज अ गुड। ये वॉच एक गुड है, ये मार्कर एक गुड है, ये प्रोजेक्टर एक गुड है। सर्विस क्या है, हर वो चीज जो कि इंटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इन सर्विस को फील कर सकते हैं बट आप इसको देख नहीं सकते। तो एक कंज्यूमर चाहे गुड खरीदे या कोई सर्विस अवेल करे। ए कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन who buys any goods or avail a service for a consideration. It does not include a person who obtains a good for resale or for commercial purpose. मतलब इस डेफिनेशन के पहले पार्ट में आपको ये समझा है कि कंज्यूमर होता कौन है। कौन होता है, जो या तो कोई गुड खरीदे या सर्विस अवेल करे। डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में आपको ये बताया गया है कि कंज्यूमर कौन नहीं होता। एक कंज्यूमर वो पर्सन नहीं है जिसने कि इन गुड्स को रीसेल के लिए खरीदा है। हिंदी में देखते हैं इस डेफिनेशन को। एक उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कोई वस्तु खरीदता है
या किसी सेवा का लाभ उठाता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए वस्तु या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। हर वो इंसान जिसने की सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, वो एक कंज्यूमर नहीं है। दिवाली है, आप एक कार लेकर आए, आप एक कंज्यूमर हुए, लेकिन पीएल मोटर्स हुंडई का डीलर वो कार लेकर आ रहा है, वो इज नॉट अ कंज्यूमर बिकॉज वो उस कार को आगे बेचने वाला है। फाइन। कंज्यूमर समझाने के बाद थोड़ा सा आप समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। चलिए पढ़ते हैं इसको। द सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1986। डेट्स के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि डेट्स आप तभी लिखें जब आपको याद है। गलत लिखने से अच्छा है ना लिखें। अगर आप लिख कर आ रहे हैं और गलत लिखा है और एग्जामिनर को इसकी भनक पड़ गई, एग्जामिनर की नज़र वहां पड़ गई, वो ये जज कर लेगा कि इस बच्चे ने आंसर गलत ही लिखा होगा, चाहे आपने लाख अच्छा लिखा हो, बिकॉज आप वहां गलत पकड़े गए हैं। तो या तो डेट लिखें तो करेक्ट लिखें, 1% भी संशय है तो ना लिखें। दैट इज मच बेटर देन राइटिंग अ रॉन्ग डेट। gives easy and fast compensation to consumer grievances। grievances का मतलब कंज्यूमर की समस्याएं। किसी टाइम पे जब ये एक्ट नहीं था तो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर को चीट किया करते थे। चीट कैसे, आपने सुना होगा अपने घर वालों से कि तराजू के नीचे कांटा लगा लिया, तराजू के नीचे मैग्नेट लगा लिया, जिससे कि 1 किलो सामान 800 ग्राम सामान में तुल जाता था। एक क्या होता था, गुड़ में मिलावट करके बेच दिया। एक क्या होता था, घी के अंदर आलू डाल के बेच दिए। तो ये क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स के साथ अत्याचार हो रहा है। आप सामान के पैसे उनसे बराबर ले रहे हैं लेकिन गुड़ अच्छे से नहीं दे रहे हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 मतलब जब इस एक्ट को जन्म हुआ होगा। इट सेफगार्ड्स एंड एनकरेजेस कंज्यूमर्स टू स्पीक अगेंस्ट इनसफिशिएंसी एंड फ्लॉज इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो आप कंज्यूमर फोरम पे केस कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपने पढ़ा भी होगा, जब आपके हाजमोला का पाउच आता है उसके ऊपर लिखा रहता है कंटेन्स 4 पिल्स, मतलब उसके अंदर 4 रहती है। एक कस्टमर ने क्या किया, उसको बिना खोले, अगर खोल लिया तब तो आप नहीं क्लेम कर सकते, बिना खोले ही चेक हाथ को देख के कि उसमें 3 ही आई हैं, 4 नहीं थी। तो कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर कोर्ट में उसके ऊपर केस कर दिया और कंज्यूमर कोर्ट ने उन्हें हाजमोला के ऊपर हर्जाना लगाया और इन्हें अपना पैसा भी मिला। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना अच्छा काम करता है अगर कंज्यूमर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो। इफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्रैक्टिस एनी इलीगल ट्रेड, दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स देयर राइट एज अ कंज्यूमर। अगर प्रोड्यूसर ने आपके साथ कुछ भी इलीगल काम किया है तो एज अ कंज्यूमर आप अपना हक रख सकते हैं और आपको 110% यहाँ पे जस्टिस मिलता है। द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ दिस फोरम इज टू बेस्टो एड to both the parties and eliminate lengthy lawsuits. The Protection Act covers all goods and services of all public, private or corporative sectors except those exempted by the central government। हर एक गुड इसमें कवर्ड है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने दिया तो वो कवर्ड नहीं है। हर गुड, हर सर्विस, अगर आपको लगता है आपके साथ चीट हुआ है, यू कैन गो इन द कंज्यूमर कोर्ट। द एक्ट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अ कंज्यूमर वेयर दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट and the forum takes action against the supplier and compensation is granted to the consumer for the hassle he or she has encountered। जो भी समस्या, जो भी मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटल ट्रॉमा कंज्यूमर को मिला है उस प्रोड्यूसर की इलीगल एक्टिविटी के कारण, उसको तो खत्म नहीं कर सकते, बट उसके बदले में क्या दिया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है, मॉनेटरी हर्जाना दिया जा सकता है। वो सरकार आपको प्रोवाइड करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। 1986 में लागू किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता शिकायतों को आसान और तेज मुआवजा देता है। यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अपर्याप्तता और खामियों के खिलाफ बोलने के लिए सुरक्षित रखता है और प्रोत्साहित करता है। यदि व्यापारी और निर्माता कोई अवैध व्यवहार करते हैं तो यह अधिनियम एक उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस मंच की प्राथमिक प्रेरणा दोनों पक्षों को सहायता प्रदान करना और लंबे मुकदमों को खत्म करना है। कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका काम बहुत ही स्पीड में करता है और इसीलिए ये जाना जाता है। यह संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त को छोड़कर सभी सार्वजनिक, निजी या सहकारी क्षेत्रों की सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। अधिनियम एक उपभोक्ता के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
और मंच संबंधित आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करता है और उपभोक्ता को उसके द्वारा सामना की गई परेशानियों के लिए मुआवजा दिया जाता है। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन था, ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों ही बाइलिंगुअल हमारे लिए चलेगा, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बात की थी एक फ्लो चार्ट की, आपको एक फ्लो चार्ट बना के जरूर आना है एक पेज पे, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जरूरी नहीं है कि आप फ्लो चार्ट इसी तरह बनाएं। आप कहेंगे इतना टाइम तो है ही नहीं कि मैं कंपास से गोला बनाऊं या फिर इसको इस तरह कलर करूं। नो नीड। आप ब्लॉक बनाए आओ, इसको स्क्वायर भी लिख दो कंज्यूमर राइट, और इनके 5 स्क्वायर बना दो। स्क्वायर तो हाथ से ही बन जाएगा। बस वो थोड़ा नीट हो, थोड़ा दिखने में वेल प्रेजेंटेड हो, इतना सा काम हो तो फ्लो चार्ट चलेगा। बिकॉज फ्लो चार्ट का मतलब यहाँ पे टिपिकल फ्लो चार्ट या आर्टिस्ट बनना नहीं है। फ्लो चार्ट का मतलब एग्जामिनर को ये दिखाना है कि देखो मैंने मेरे आंसर में मेहनत की है, मैंने डायग्राम की जगह डायग्राम भी डाला है, एक्सप्लेनेशन की जगह एक्सप्लेनेशन भी डाला है, एग्जाम्पल की जगह एग्जाम्पल भी डाला है, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके आंसर में होना चाहिए, जिससे कि आपके आंसर की जो जीवंतता है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं की। जो कंज्यूमर राइट है 5 वो हमने लिखे हैं। राइट आपको याद है ही, तो उनके नाम ही तो लिखने हैं। इसमें आपका एक पेज फिल हो गया। सबसे मेन बात, अगर आप इस पेज को हाथ से भरते कंटेंट लिखने में, तो क्या आपको टाइम भी ज़्यादा लगता और आपको याद भी ज़्यादा करना पड़ता। इस तरह आपने क्या किया, ड्राइंग की ड्राइंग हो गई, आर्ट का आर्ट हो गया और एक पेज भी फिल हो गया। इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक एग्जांपल है कि फैक्टर्स एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट, कम सामान तोल के देना, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, पैसे अच्छे के लेके हल्का प्रोडक्ट टिका देना, चार्जिंग हाई प्राइस, जबरदस्ती हाई प्राइस चार्ज करना किसी चीज़ की, डुप्लीकेट आर्टिकल देना, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, एडल्ट्रेशन इम्प्योरिटी, मिलावट मिलावट का सामान देना, लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, unsatisfactory sales support, artificial security scarcity, false or incomplete information, rude behavior, imposition of unfair trade and conditions। इस तरह का फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं कि कंज्यूमर को क्या क्या समस्याएं को सामना करना पड़ा है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बनाएं, या सर ने कहा है तो 2 ही बनाना है। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप इस तरह अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऐसा कुछ अगर आप बना गए तो आप क्या दिखा रहे हैं कि आप बियॉन्ड द क्वेश्चन भी जा रहे हैं। आपने बियॉन्ड द क्वेश्चन जाके भी एक इनिशिएटिव लिया है और आपके आंसर को रिच बनाया है। तो इससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है, और ना सिर्फ इस आंसर में, आने वाले आंसर से भी आपको 2 या 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे ही देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी है मार्क्स छीनने के लिए। अब जो आपका मेन कंटेंट था उसको स्टार्ट करते हैं। पहला राइट है आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब कंज्यूमर का ये हक है कि जो प्रोडक्ट उसको मिले वो सेफ हो और कंज्यूमर की हेल्थ पे उससे कोई फर्क ना पड़े। अब ये चेक कैसे किया जाए, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं तो आईएसआई मार्क देखें, आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो हॉल मार्क देखें, कोई ईटेबल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एग मार्क देखें, एग्रीकल्चरल मार्क। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। फिर राइट तो 3 ही लाइन का है, आगे 2 लाइन में एक एग्जाम्पल देके समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, आनंद एक एसी खरीदने गया, एसी पे उसको आईएसआई मार्क नहीं दिखा तो उसने एसी को नहीं खरीदा, बिकॉज ही हैज़ अ राइट टू सेफ्टी। उसने एक दूसरा एसी खरीदा जहाँ पे आईएसआई मार्क था। इससे आपने क्या किया, पहले तो अपने आंसर को समझा दिया और उस आंसर को समझाने के लिए आपने एक उदाहरण भी दे दिया। ऑन दी अदर हैंड आप राइट टू सेफ्टी के ऊपर हाफ पेज भर जाते हैं। बात वो भी सही है, आंसर वह भी सही है, बट आपने एंगल नहीं डाला किस चीज़ का, एग्जाम्पल का। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक और सेगमेंट दे दिया आंसर में कि देखो मैंने राइट के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी पेश किया है। तो क्या होगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा। बिफोर बाइंग ए कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड गारंटी ऑफ द गुड्स। करते हो आप, ये चीज़ चल तो जाएगी ना, ये चीज़ खराब तो नहीं होगी, बिकॉज आपका राइट है सेफ्टी लेने के लिए। दे शुड आइडियली परचेज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट लाइक आईएसआई और एग मार्क। आपको ये साइन देखने चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं देख रहे हैं तो बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इन चीज़ों को देखने के बाद ही प्रोडक्ट को खरीदा कीजिए। खरीदने से पहले उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से आईएसआई या एगमार्क जैसे प्रमाणित उत्पाद ही खरीदने चाहिए। सेकंड है राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब, जैसे कि हम करते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी जिस शॉप पे हम चढ़े वहीं कुछ पसंद आ जाए। हम नहीं गए, हम किसी और शॉप पे गए, वहाँ हमने 4 गुट उठा के देख लिए। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कपड़े खरीदने गए, आपको किसी शॉप पे पसंद नहीं आया,
आप जाने लगे तो आपको जो शॉपकीपर है वो कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ दे के चाहिए। बोले किस चीज़ के? बोले हमारे सेल्समैन ने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया उसके लिए। क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपके पास है राइट टू चूज। आप चूज कर सकते हैं गुड्स के अंदर कि मुझे इन सब में से कौन सा चाहिए, और फिर भी पसंद नहीं आए हैं तो आपके पास पूरा हक है उस दुकान को छोड़ के कहीं और जाने का। इसे कहा गया है राइट टू चूज। जितने भी वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आप अपने पसंद का बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ये राइट आपको सरकार द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गिवन है। कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सामानों और प्रतिस्पर्धी मूल्य में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका आ जाएगा इस तरह, पहले राइट फिर एग्जाम्पल, फिर राइट फिर एग्जाम्पल। तो इससे आपका आंसर एक एनरिच्ड आंसर हो गया, आंसर की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो गई। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आप खरीदने गए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक घोड़ा खरीदने जा रहे हैं और जो घुड़ और जिसका अस्तबल है उसने आपको बताया ही नहीं कि ये घोड़ा लेम है, लेम मतलब लंगड़ा है, तो और आपको गुड़ बेच दिया। घर आके आपको पता पड़ा कि वो घोड़ा तो इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, तो आपका कौन सा राइट वायलेट हो गया? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपके पास अधिकार है सूचना का, आपके पास उस गुड की XYZ पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज़ को छुपा के वो अपना सामान बेचता है, आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके ऊपर केस करने का। इसे हम कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, मेक हिम एक्ट वाइज एंड चेंज द बाइंग डिसीजन। खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के साथ सूचित किया जाना चाहिए, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और खरीदारी का निर्णय बदलना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम DD1 पे और बाकी चैनल से भी ऐड आते हैं, जागो ग्राहक जागो के ऐड। वो क्या ऐड है? कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए ऐड है कि आपको किस तरह का सामान खरीदना चाहिए, किस तरह का पैसा लेना चाहिए, नकली नोट लेने से बचें और ISI मार्क का सामान खरीदें, बिल जरूर लें, नहीं तो बिल नहीं लेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बिकॉज सबसे ज़रूरी है कंज्यूमर को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देना। जब तक कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है कि उसके पास ये सब राइट है, वो कैसे समझेगा? समझेंगे कैसे? जब हम उनको अवेयर करेंगे। तो जो सरकार की कई तरह के कोशिशें रहती है कि ISI मार्क का सामान खरीदें, बिल जरूर लेकर आएँ, नकली नोट लेने से बचें, इन सबको हम डालते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के एजुकेशन के लिए विभिन्न कदम जो कि सरकार द्वारा उठाए गए हैं। कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, इग्नोरेंस कैन कॉस्ट देम मोर। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। अगर आप अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो प्रोड्यूसर आपका शोषण बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अज्ञानता उन्हें अधिक खर्च कर सकती है। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड का मतलब सुनने का अधिकार। अगर आप कोर्ट में गए कि मैं एक कुकर खरीदा था, मैंने कुकर पे ISI मार्क भी था, लेकिन वो कुकर फट गया और उससे मेरे घर वालों को एक बहुत ही गंभीर चोट आई है, तो ये बात आप कहाँ जाके बोलेंगे? कोर्ट के अंदर बोलेंगे। तो आपके पास अधिकार है कि कोर्ट आपकी बात सुने, आपको कोर्ट पे से वापस नहीं भेजा जा सकता कि जाओ हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। बात सुनने का अधिकार तो आपके पास है। इसे हम कहते हैं राइट टू बी हियर्ड। दिस मीन्स द कंज्यूमर विल गेट ड्यू अटेंशन टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब पीड़ा, एट अ सूटेबल फोरम। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को एक उपयुक्त मंच पर अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए उचित ध्यान, उचित अवसर दिया जाएगा, उन्हें अवसर मिलेगा अपनी कंप्लेन को सामने रखने के लिए। राइट टू सीक कंपनसेशन, ना ही सिर्फ आपको सुनने का अधिकार है, बल्कि आपको जो भी मेंटल इंस्टेबिलिटी और जो भी गंभीर चोट लगी है उसके लिए आपको कंपनसेशन लेने का अधिकार भी सरकार द्वारा दिया हुआ है। राइट टू सीक कंपनसेशन, मुआवजा लेने का अधिकार। दिस डिफाइंस दैट द कंज्यूमर हैज द राइट टू सीक रिड्रेस अगेंस्ट अनफेयर एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। यह परिभाषित करता है कि उपभोक्ता को अनुचित और अमानवीय व्यवहार या उपभोक्ता के शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार है, उन्हें पैसे लेने का पूरा अधिकार है। तो इसके साथ आपके क्या कंप्लीट होते हैं बच्चों? आपके राइट्स कंप्लीट हुए।
सबसे पहले आपने पढ़ा कंज्यूमर की डेफिनेशन, फिर हमने समझा दिया एक्ट को, आधा एक पेज का हमने फ्लो चार्ट बना दिया, और फिर हमने राइट्स को समझा दिया। अगर उसके बाद आपके पास जगह बचती है या फिर आप एक और एंगल अपने क्वेश्चन में डालना चाहते हैं, तो वो एंगल हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। कुछ भी नया नहीं करना है, जो राइट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल दो। पहले आपने बोला ये कंज्यूमर का अधिकार है, अब हम बोलेंगे ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। जैसे कि अधिकार तो क्या है कि ISI प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन जिम्मेदारी क्या है कि वो चेक तो कर ले कि ISI प्रोडक्ट है। सरकार भी कब साथ देगी, जब आप अपना साथ देंगे। आपने चेक ही नहीं किया प्रोडक्ट ISI है, तो फिर क्या दिक्कत होगी? आपको हर्जाना भले ही मिल जाएगा, मुआवजा भले ही मिल जाएगा, बट एक बार तो क्या हुआ, आपकी लाइफ डेंजर में आई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बस हमें लिखने का तरीका बदलना है, चीजें वही रहने वाली है। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, बायर को स्पीक करना चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है कि चीज डुप्लीकेट है, वो बेबाक बोले कि सर ये बात गलत है, मैं इसके ऊपर आप पे केस करूंगा। बायर को यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए। बायर शुड बी फियरलेस टू स्पीक आउट देयर ग्रीवियंसेस एंड टेल द ट्रेडर्स व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। कई बार क्या करते हैं दुकानदार, आपको उनके पास आपके लायक सामान नहीं है तो आपको कुछ और दिखाने लग जाते हैं, जस्ट कि एक बार सामान तो जाए, कस्टमर आया है तो। अब साहब बोले सर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा और खुद का टाइम वेस्ट ना करें। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन। अगर चीज़ गलत आती है, आप भी देखते हैं कई बार कोई चीज़ गलत निकल आई, तो हम क्या सोचते हैं, अब 10 रुपए की तो चीज़ है, बाबा कौन दुकानदार के पास जाएगा, कौन शिकायत करेगा, छोड़ कल नहीं ले आएंगे। यहाँ बात 10 रुपए या 20 रुपए की नहीं है, बात है आपकी जिम्मेदारी की। अगर आज आप उसको जाके समझाते हैं दुकानदार को, वो कल ये चीज़ करने से बचेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ कंप्लेन भी करनी चाहिए अगर आपकी चीज़ गलत निकली है। इट इज़ द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड फाइल अ कंप्लेंट अबाउट देयर डिससेटिस्फेक्शन विद गुड्स इन अ सिंसियर एंड फेयर मैनर। ये भी नहीं करना कि वहाँ जाके लाठी लेके पहुँच जाओ। सिंसियरिटी, काफ़ी शालीन तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल रिव्यूज़। आप रिव्यूज़ देते हैं, आपको कोई होटल में गए, कहीं जगह आपको खाना बहुत अच्छा लगा तो आप अच्छी तारीफ करते हैं, खराब लगा तो आप खराब भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एथिकल कंज्यूमर। एथिकल का मतलब जिसके कुछ आदर्श हो। जस्ट बिकॉज सरकार ने आपके लिए एक्ट बना रखा है, जस्ट बिकॉज सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, जस्ट बिकॉज प्रोड्यूसर के बदले आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपको मुआवजा मिलेगा, दैट डजेंट मीन कि आप चला के प्रोड्यूसर के लिए कुछ गलत करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल रावत कचौरी का था। क्या किया गया, उनकी इज्जत को खराब करने के लिए किसी कस्टमर ने चला के अपनी जेब में जो छिपकली उस कचौरी के अंदर डाल दी गई। तो ये क्या है, ये एक अनएथिकल कंज्यूमर है। लॉ आपके साथ है, उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को या किसी की छवि को धूमिल करेंगे। तो आपको क्या भी बनना चाहिए, एक एथिकल कंज्यूमर भी बनना चाहिए। दे शुड बी फेयर एंड नॉट एंगेज देमसेल्व्स विद एनी डिसेप्टिव प्रैक्टिस। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, अवेयर रहे प्रोडक्ट के प्रति, ये नहीं प्रोड्यूसर ने कह दिया मान लिया, 3 जगह देखिए, 4 जगह देखिए और फिर अपनी शॉपिंग करिए। ए कंज्यूमर हैज टू बी माइंडफुल ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिफोर परचेजिंग। लास्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। अपना डिसीजन अपने से लें, किसी और के गाइडेंस पे ना लें या फिर शॉपकीपर के फोर्स पे आके डिसीजन अपना ना लें। कंज्यूमर शुड बी वेल कंसर्न्ड अबाउट व्हाट दे वांट एंड नीड एंड देयरफॉर मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो दोस्तों इसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 3 से 4 चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब एक तरीका तो क्या था क्वेश्चन लिखने का, कंज्यूमर समझाया, और बुक की देखा देख पूरा का पूरा 6 पेजेस आपने सिर्फ 5 राइट को समझाने में लगा दिए, हर राइट आधे आधे पेज का। तो भैया वो तो सब लिख रहे हैं, हमने क्या अलग किया? हमने क्या अलग किया है, पहले कंज्यूमर समझाया है, हमने कंज्यूमर के एक्ट को भी समझाया है, हमने सारे राइट समझाए हैं विद एग्जाम्पल्स, हमने फ्लो चार्ट दिया है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। अब देखते हैं मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स लेना आसान है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स नहीं मिलते बिकॉज लोग उसके लिए स्ट्रगल ही नहीं करते, लोग एज इट इज लिखे आते हैं। और यूनिवर्सिटी में लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग है, इस तरह हम लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। दूसरा सेगमेंट, हाउ टू स्कोर 20 on 20 इन थ्योरी। सबसे पहले मेक अ टेबल बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, इट विल बी अ समरी ऑफ योर एंटायर आंसर। आपका जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो एक छोटी सी टेबल बना दीजिए फर्स्ट पेज पे ही। उस टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, पहला सीरियल नंबर, मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर, जो भी आपने कंज्यूमर की डेफिनेशन को समझाया है उसका नाम आ गया पेज नंबर 1। अब सर हम पेज थोड़ी गिनेंगे आपकी कॉपी के ऊपर, तो टेंशन मत लीजिए, कॉपी के ऊपर आपका पेज नंबर लिखा हुआ रहता है यूनिवर्सिटी में।
तो आपको पेज नंबर गिनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देख के यहाँ पे लगाना ही है। सेकंड, एक्ट समझाया था आपने दूसरे नंबर पे, सीक्वेंस वही रहना चाहिए जो आप क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, इसलिए या तो टेबल क्वेश्चन के बाद बनाओ कंप्लीट होने के बाद, मतलब टेबल रहेगी तो स्टार्टिंग में ही टेबल के अंदर का मैटर आप अपना आंसर लिखने के बाद डाल सकते हैं। ये ना हो कि आंसर में तो आपने पहले समझाया है फ्लो चार्ट और यहाँ आपने पहले लिख दिया एक्ट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्ट का पेज नंबर था मान लो 2, तीसरे पेज पे आपने फ्लो चार्ट समझा दिया, फिर 4 और 5 पेज पे राइट्स और छठे और सातवें पेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात और ध्यान रखनी है, फ्लो चार्ट आंसर के बीच में हो, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल एंड में बना दिया, ऐसा ना हो कि पहले ही पेज पे बना दिया, मिडल में हो जिससे कि लगे हाँ राइटिंग के साथ साथ डायग्राम भी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो टेबल बनेगी, आप खुद देखिएगा टेबल से आपका जो आंसर है थोड़ा रिच हो जाएगा। सेकंड स्टेप, ऑलवेज प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव रिटन, जो भी लिखा है उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें जिससे कि आपका आंसर और अच्छी क्वालिटी का लगे। एटलीस्ट 6 पेज आंसर शुड बी देयर। आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो मेन क्वेश्चन सर कितना लिखे हैं, अब आप 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 पेजेस का आंसर तो होना ही होना चाहिए। आपकी जो कॉपी है वो 36 पेजेस की आती है और आपको एक्स्ट्रा कॉपी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में, आपको अपने आंसर्स को 36 पेजेस के अंदर ही लिखना होगा। तो कम से कम 6 पेजेस एक आंसर को मिलने चाहिए, मैक्सिमम 8, 8 से ऊपर तो कोई आंसर जाना ही नहीं चाहिए। 8 से ऊपर आंसर जा रहा है तो दो दिक्कतें हो रही है, पहला एग्जामिनर सोचेगा कि कुछ भी लिख रहा है, दूसरा अदर आंसर्स के लिए आपके पेजेस कम पड़ जाएंगे बिकॉज एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री तो आपको मिल ही नहीं रही। तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 7, इन एनी इमरजेंसी 8, बाकी आप 7 तक ही रखेंगे इसको। स्टेप 4, यूज ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन इफ योर हैंड राइटिंग इज पुअर, जनरली फॉर बॉयज थोड़ा सा ब्लू ब्लैक का डाल देंगे तो अच्छा लगता है, जैसे कि ब्लैक पेन से लिखा राइट टू बी हियर्ड, फिर उसका आंसर ब्लू पेन से लिख दिया, फिर लिखा फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिख दिया। फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो फ्लो चार्ट ब्लैक पेन से बना दिया, टेबल बना रहे हैं तो टेबल के पेज नंबर ब्लैक पेन से लिख दिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका आंसर और इंटरेस्टिंग लगेगा और क्रिएटिव लगेगा। तो इस तरह कंटेंट आप डालते हैं और इस तरह प्रेजेंट करते हैं तो यकीन रखिए आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे थ्योरी में भी, और वो नहीं होगा कि प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद थ्योरी ने आपको डुबा दिया, थ्योरी में आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बिजनेस लॉ के साथ। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।